सेरेना को दस्तावेज फाड़ते देख उसके साम्राज्य से युद्ध को तैयार उसे लगा कि मैं अब उसके वश में नहीं हूँ। पर जब मैंने तलाक के कागज आगे बढ़ाए तो वह ठिठक गई। उसमें लिखा था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ बिना बेटे की कस्टडी के। ये शादी नाम के अलावा हर चीज में मर चुकी है। इस पर साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा से विंसेंट को चाहती थी। मैं बस रास्ता साफ कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं उस पिंजरे से बाहर निकल गया जिसे वे घर कहते हैं। मुझे उम्मीद थी कि वह समझदारी दिखाएगी और साइन कर देगी। इसके बजाय उसने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। मुझे बचपन से ही सुपरिवार ने अपने भावी दामाद के रूप में तैयार किया था। 20 साल की उम्र में मैंने सेरेना से शादी की। 22 साल की उम्र में हमारा बेटा नोआ हुआ। नोआ अपनी माँ सेरेना पर गया है, शांत, दूर दूर, कभी भी खुद से मुझसे संपर्क नहीं करता। पिछली रात वह पहली बार मेरे पास आया। पापा, विंसेंट बीमार है और मर रहा है। उसकी आखिरी इच्छा है कि वह मम्मी से शादी करे। क्या आप और मम्मी तलाक ले सकते हैं प्लीज? उस पल में मैंने इस माँ बेटे के लिए अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। नाश्ते पर मैंने तलाक के कागजात सेरेना के सामने सरका दिए। मैंने नोआ की बात सारी रात सोची है। अगर वह विंसेंट से इतना प्यार करता है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा। मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ। हमारी संपत्ति में से मेरा हिस्सा नोआ के नाम कर दो। इसे मेरी तरफ से चाइल्ड सपोर्ट समझ लो। सेरेना ने अपनी कॉफी नीचे रखी और ऊपर देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कानों में लगे वायरलेस ईयरबड्स को घूरता हूँ। एक भी शब्द उसके कानों तक नहीं पहुँचा। मुझ पर थकावट की एक लहर छा जाती है। हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ यही मिलता है, कुछ भी नहीं। मैं आखिरी पेज उसकी ओर सरकाते हुए बोला, साइन करो, बस 1 मिनट लगेगा। सेरेना के देखने और उसे खोलने से पहले ही नोआ अंदर आ गया। मम्मी, क्या आप बाद में विंसेंट के साथ पूल खेलेंगी? मैं भी आना चाहता हूँ। सेरेना उठने लगती है। मैं उसकी कलाई पकड़ता हूँ। पहले साइन करो। वह मुड़कर मुझे देखती है, हैरान है कि मैं अब भी इतना सख्त हूँ। नोआ उसकी आस्तीन खींचता है। जल्दी करो मम्मी, वरना विंसेंट नाराज होकर फिर चूमने को मजबूर करेगा। ठीक है, जो तुम चाहो वही मिलेगा। अगले ही पल सेरेना बिना एक शब्द पढ़े साइन कर देती है। वे तुरंत चले जाते हैं। बिना उन्हें देखे मैं पेन उठाकर उसके नाम के पास साइन करता हूँ। इस जीवन में हमारे नाम 2 बार साथ साथ आए हैं, पहली बार शादी के सर्टिफिकेट पर और अब इस पर। साइन करने के बाद भी मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है। मैं समझौते को बंद करता हूँ और उसे उस वकील को भेज देता हूँ जिसे मैंने पहले ही तय कर लिया था। फिर मैं ऊपर जाकर पैकिंग करने लगता हूँ। अलमारी भरी है पर कुछ भी पसंद का नहीं। कोई नहीं जानता कि 16 से पहले मैं खुलकर हंसती खेलती थी। मुझे बंजी जंपिंग और रेसिंग कार चलाना बहुत पसंद था। सेरेना से शादी के बाद मेरी आजादी छिन गई। सुपरिवार के लिए मुझे शांत और सभ्य बनना पड़ा। फिर भी उसकी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती और विंसेंट को मुझसे बेहतर बताती थीं। अब मिस्टर गू की अलमारी देख मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैंने बाथरूम भागकर उल्टी कर दी। फिर खुद को संभालकर मैंने आईने में देखा। यहाँ से जाना बिल्कुल सही फैसला था। मैं अब और इस पिंजरे में नहीं रहना चाहती। मैं आजाद होकर फिर से खुद बनना चाहती हूँ। इसलिए मार्को को बुलाकर वहाँ से निकल जाती हूँ। सू हवेली और गू परिवार कभी मेरे अपने नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद मेरी परवाह छोड़ दी थी। मार्को उलझन में दरवाजे पर आता है। आज फ्री कैसे हो? तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सेरेना और नोआ के साथ मनाओगे? मैं ठिठक जाती हूँ। मैं अपना फोन निकालती हूँ और मैसेजेस में पीछे स्क्रॉल करती हूँ। वाकई मैंने 1 हफ्ता पहले एक रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने सेरेना को इसके बारे में मैसेज भी भेजा था। उसने कभी जवाब नहीं दिया, एक बार भी नहीं। शायद कभी मुझे कुछ महसूस हुआ था। अब तो मैं कुछ भी महसूस नहीं करती। मैं कार में बैठ जाती हूँ। मार्को मुझे मेरे बुक किए रेस्टोरेंट ले गया, पर बुकिंग नंबर देने पर मैनेजर हिचकिचाकर मुझे रिफंड देने लगा। सर, आज मिस सू ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। वह और यंग मास्टर मिस्टर गू का जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपकी डिपॉजिट की राशि दोगुनी करके वापस कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। जो आदमी आपके सामने खड़ा है वह। हॉल में घुसते ही हंसी की आवाज गूंजती है। सेरेना और नोआ विंसेंट को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जन्मदिन मुबारक हो। विंसेंट की इच्छा है कि वह मम्मी से शादी करे और मेरे नए डैडी बन जाए। वे तीनों वहां बेहद खुश दिख रहे हैं। सेरेना की नजरें कभी विंसेंट से हटती ही नहीं और नोआ, मेरा बेटा, विंसेंट की कुर्सी खींचता है, उसकी चाय डालता है, उसकी जैकेट ठीक करता है। 5 साल की शादी में सेरेना को तो यह भी नहीं पता कि मेरा जन्मदिन कब है। जश्न मनाना तो दूर की बात है। मेरा अपना बेटा तो कभी मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं देता। मार्को यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह तैयार है कि वहां जाकर हंगामा कर दे। मैं उसे रोकता हूँ। रुको मत, मैंने पहले ही तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मार्को मुझे अपने घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, वह मुझे गले लगाकर रोता है। सेरेना बेकार है और नोआ एहसान फरामोश है। शांत हो जाओ, उसे ऐसा मत कहो। तुमने 5 साल उनके लिए दिन रात एक कर दिए। न नौकरी की, न कोई सामाजिक जीवन जिया। जब भी मैं तुम्हें बाहर ले जाता, सेरेना का फोन आते ही तुम घर भाग जाते ताकि उसके लिए सूप बना सको। नोआ के लिए तुम रात रात भर जागे। तुमने उस परिवार में जान लगा दी और बदले में तुम्हें यही मिला। मुझे पता है तुम्हें दर्द है, जी भर के रो लो। मार्को को सुनते बियर का घूंट लेकर सोफे पर ढस गया। मैं अभी रो नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी बार रो चुका हूँ कि गिनती भी नहीं कर सकता। जब मिसेज सू ने मुझे शिष्टाचार सिखाया और सेरेना ने मुझे अनदेखा किया, तब भी मुझे उम्मीद थी। एक बार मैं आधी रात तक बर्फ में उसका इंतजार करता रहा, पर वह नहीं आई। जब नूह को बुखार हुआ और मैंने सेरेना को फोन किया, तब भी मैं एक असली शादी और परिवार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। 5 साल, मुझे बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। मैं बेहोश होने तक पीता हूँ। अगली सुबह मेरा फोन बज उठा। ये सेरेना है। उसकी आवाज सोकर उठी जैसी कर्कश है।
मेरा सोमवार वाला हार ड्रेसिंग रूम की पहली दराज में और मैचिंग झुमके ठीक उसके नीचे वाली में। इस बातचीत के बाद ही मुझे एहसास होता है हम तलाक लेने वाले हैं। मुझे यह सब फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसे शालीनता से निपटाने का सोचा। हाउसकीपर से अपना ड्रेसिंग रूम ठीक करवा लो, अब उसी से सामान के बारे में पूछना। हम तलाक ले रहे हैं। अब तुम्हारा मुझे बार बार फोन करना सही नहीं है। उसकी तरफ से एक सपाट हम दराज के खुलने की आवाज आती है। मुझे लगता है अब बात खत्म हो गई है। मैं फोन काटने ही वाला था कि वह फिर बोल उठी, सी फूड कांजी, इस हफ्ते मेरे ऑफिस भिजवा देना, कहकर उसने फोन काट दिया। तलाक के बारे में मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं गहरी सांस लेता हूँ। गुस्से से मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। नूह की किंडरगार्टन टीचर को भी ब्लॉक कर दिया। मिसेज सू को ब्लॉक करना भूलने के कारण सोकर लंच के लिए निकलते ही उन्होंने मुझे रोककर जबरन मेरी कार में प्रवेश किया। वह मेरे सामने तस्वीरें लहराती है, सेरेना और विंसेंट, अंतरंग, और यह साफ है तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तुम्हें 16 की उम्र से तैयार कर रही हूँ। 10 साल बाद भी तुम अपनी पत्नी का दिल नहीं जीत पाए। अगर पता होता कि तुम इतने निकम्मे हो तो मैं विंसेंट के नाजायज होने पर उसे नहीं छोड़ती। फोटो के नुकीले कोने से मेरी गर्दन पर एक पतली सी खरोंच आ जाती है। सुपरिवार का दामाद चुनते ही सबने मुझे भाग्यशाली कहा, पर इसकी कीमत मेरी आजादी थी। 16 की उम्र से मैं बस मिस्टर गू बनने के लिए था। इस बोझ से मेरा दम घुटता था। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने जानबूझकर बगावत की। सिर्फ सेरेना के सामने तमाशा करने के लिए एक रिश्ते में चला गया। लगा था वो सगाई तोड़ेगी, पर कुछ बोली नहीं। सेरेना से शादी को 5 साल ही हुए हैं, पर मैं 10 साल से उसके इशारों पर हूँ। सब हो गया। सेरेना और मैंने तलाक के कागजात साइन कर दिए हैं। मैं बच्चे की कस्टडी छोड़ रहा हूँ। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अगर ये कम है तो बेहतर दामाद ढूंढ लें। मैं बाहर निकलने लगता हूँ। श्रीमती जू रुककर गुस्से में मेरी कलाई थाम लेती है। ईथन, ये क्या बदतमीजी है। उसके नुकीले नाखून मेरी त्वचा में सुई से चुभते हैं। मैं हंसता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने की हिम्मत न करूँ। जू परिवार का दामाद होना कभी कोई सम्मान नहीं था। मैं आस्तीन चढ़ाकर पहली बार अपने पुराने घाव दिखाता हूँ। श्रीमती जू उन निशानों को देख हैरानी में मेरी कलाई छोड़ देती है। मैं मिस्टर गू नहीं बनना चाहता था। जानती है 10 साल से सपनों में क्या चिल्ला रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। अब समझा हूँ कि कोई नहीं आएगा, खुद को मुझे ही बचाना होगा। अपने असली रूप में जीकर ही मैं सच में जी सकता हूँ। मैं यह शांति से कहकर कार से निकल जाता हूँ। इस बार श्रीमती जू ने नहीं रोका, पर सीने का दबाव कम नहीं हुआ। इसे निकालना ही होगा। मैं अपनी लाल सुपरकार निकालता हूँ और सड़क पर दौड़ पड़ता हूँ। शायद किस्मत में बार बार टकराना ही लिखा है। एक चौराहे पर मैं सीधे एक मेबैक से जा भिड़ता हूँ। नंबर प्लेट पर 5/8। यह सेरेना की कार है। सेरेना की असिस्टेंट दूसरी तरफ से बाहर आती है। वह मुझे देखकर रुक जाती है। मिस्टर गू? उसकी प्रतिक्रिया से मुझे हैरानी नहीं हुई। 5 साल की शादी में सेरेना के करीबियों ने मेरी ऐसी छवि बना ली है, एक शरीफ आदमी की। मैं सफाई दिए बिना उसे अपना कार्ड देता हूँ और नुकसान का बिल भेजने को कहता हूँ। फिर चश्मा पहन गाड़ी शुरू कर मैं निकलता हूँ। असिस्टेंट मेबैक में बैठ सेरेना को रिपोर्ट करती है। मिस शू, ड्राइवर आपके पति थे। सेरेना अपनी नाक के पुल को दबाती है और सपाट स्वर में कहती है, चलो, उस कार में बैठा आदमी उसका पति हो या कोई अजनबी, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट इतनी समझदार है कि एक और शब्द नहीं कहती, लेकिन 3 घंटे बाद दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है। सेरेना शहर के बाहरी इलाके में एक रेस ट्रैक पर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जमीन के विकास का सौदा करने आई है। एक रेस चल रही है। एक लाल कार पहली जगह पर फिनिश लाइन को पार करती है। कच्ची, आकर्षक ट्रैक पर हर नजर को अपनी ओर खींचती हुई। ड्राइवर गहरे लाल रंग के रेसिंग सूट में बाहर निकलता है, लंबा और दुबला, जिससे नजरें हटाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि सेरेना के चेहरे का भाव भी बदल जाता है। स्पष्ट हैरानी, स्पष्ट प्रशंसा। फिर ड्राइवर हेलमेट उतारता है। असिस्टेंट दंग रह गई। मिस्टर गू, इतनी अच्छी रेसिंग करेंगे? सेरेना चुप रही, पर उसने देखा कि सबकी नजरें उस लंबे शख्स पर थीं और उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इतने सालों तक हाई सोसाइटी इवेंट्स के अलावा वो मुझे ऐसे देखती जैसे मेरा कोई वजूद ना हो। तो जब बाहर से आए रेस आयोजक हमारा परिचय कराते हैं तो मैं भी वही खेल खेलता हूँ, अजनबी। मिस शू, आपका नाम काफी सुना है। सेरेना का चेहरा भावहीन रहता है। सन्नाटा छा गया, जिसे विंसेंट की आवाज ने तोड़ा। सेरेना, काम हो गया, डिनर के लिए चलें। विंसेंट मेबैक से उतरकर आराम से आता है और सेरेना की कमर पर हाथ रख देता है। वह मुझे प्रतिद्वंद्वी न मानते हुए बस एक मुस्कान देता है। उनके जाते ही कोई आह भरता है। मिस शू काम पर भी विंसेंट को लाती हैं। दोनों खास हैं। सेरेना की असिस्टेंट वही है और मुझे अजीब नजर से देखती है। मैं सुन सकता हूँ उसकी सोच। इतना दयनीय आदमी कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं कहता। मैं ट्रैक से बाहर निकलता हूँ और सबसे पहले अपने वकील को फोन करता हूँ। तलाक का सर्टिफिकेट आने में कितना समय लगेगा? 7 दिन, बस 7 दिन और। ठीक है, मैंने 10 साल तो वैसे ही काट लिए हैं, 7 दिन और इंतजार कर लूंगा। लेकिन मैं अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि सेरेना की असिस्टेंट का फोन आ गया। सीफूड कांजी कब डिलीवर होगी? और नोआ के टीचर का कहना है कि आपका फोन लग नहीं रहा है। उसकी क्राफ्ट असाइनमेंट भी अभी तक जमा नहीं हुई है। क्या आप उसे ला सकते हैं? मैं उस समय को याद करता हूँ जब नोआ ने तलाक की बात नहीं की थी। मैं अपने फोन की स्क्रीन पर झुका हुआ था। उसके लिए वह क्राफ्ट प्रोजेक्ट एक एक टांका लगाकर तैयार कर रहा था। मैं आधा भी पूरा नहीं कर पाया था कि चला गया। मैं आसमान में आजादी से तैरते बादलों को देखता हूँ और शांत स्वर में कहता हूँ, सेरेना से कह दो कि अब और कांजी नहीं, न आज न कभी, और नोआ के मामलों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है।
मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। मैं फोन काट देता हूँ और असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने फोन को पकड़े खड़ी रह जाती है, पूरी तरह शर्मिंदा। मिस शू, मिस्टर गू ने मेरा फोन काट दिया और अब लग नहीं रहा। शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आप कोशिश करें। सेरेना ने फोन खोलकर पति नाम का संपर्क देखा। वो एक संदेश टाइप करती है। ये सब क्या है? अगले ही पल एक लाल नोटिफिकेशन दिखाई देता है। इस उपयोगकर्ता ने संदेशों को सीमित कर दिया है। आप उनकी संपर्क सूची में नहीं हैं। जारी रखने के लिए एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। सहायक को सेरेना की स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री की एक झलक मिलती है। आखिरी संदेश 1 हफ्ते पहले का था। मुझे पता नहीं था कि मिस्टर गू और विंसेंट का जन्मदिन एक ही दिन है, तो कल मिस्टर गू का भी जन्मदिन था। क्या आपने उन्हें कोई तोहफा दिया, सुश्री शू? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। सहायक को कोई हैरानी नहीं होती। पूरी चैट हिस्ट्री अपठित संदेशों से भरी हुई है। सेरेना की तरफ से एक भी जवाब नहीं है। लेकिन फिर सेरेना कहती है, उन्हें एक लेट बर्थडे गिफ्ट दे दो, कुछ उपयुक्त चुनो। जी सुश्री शू। सहायक के फोन उठाकर ब्राउजिंग शुरू करने से पहले ही सेरेना फिर से अपनी फाइलों में व्यस्त हो जाती है। सहायक चुपचाप आह भरती है और कुछ चुनने के लिए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। शाम तक सहायक मेरे दरवाजे पर सेरेना की ओर से जन्मदिन का तोहफा लेकर पहुंचती है। मिस्टर गू, ये सुश्री शू की ओर से एक लेट बर्थडे गिफ्ट है। ये महंगा है, मैं इसे ठुकरा देता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि सेरेना क्या कहना चाहती है। मेरा जन्मदिन तो पहले ही बीत चुका है, अब इसका क्या मतलब है? वैसे भी पिछले 10 सालों से मेरी सिर्फ एक ही जन्मदिन की ख्वाहिश रही है। आजादी और किस्मत के एक मोड़ से सेरेना का मुझसे तलाक लेना मुझे वही दे रहा है। मुझे लगता है कि इन 7 दिनों के इंतजार के दौरान हमारे पास एक दूसरे से मिलने का कोई और कारण नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही सहायक जाती है, सुश्री शू का एक संदेश आ जाता है। एथन, मैं तलाक में नहीं बोलूंगी, पर इसके फाइनल होने तक मेरे पोते की जिंदगी में खलल नहीं चाहिए। नोआ की जिंदगी में खलल कैसे पड़ेगा? तलाक की मांग तो सबसे पहले उसी ने की थी। मैं जवाब देने ही वाला था कि एक के बाद एक और भी संदेश आने लगे। अगर तुम चाहते हो कि तलाक की प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े, तो इस वीकेंड हमेशा की तरह फैमिली एस्टेट आओ और मेरे पोते के साथ समय बिताओ। सेरेना को कभी भी भीड़ पसंद नहीं रही। शादी के बाद हम फैमिली एस्टेट से निकलकर अपने वैवाहिक विला में रहने लगे। नोआ के जन्म के बाद हमने हर वीकेंड उसे एस्टेट ले जाने की आदत बना ली थी। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को मैं हमेशा नोआ को किंडरगार्टन से लेकर वहां ले जाता था। सेरेना हमेशा देर तक काम करती है। वह शायद ही कभी रात के 10 बजे से पहले घर आती हो। इस बार मैं सीधे एस्टेट चला जाता हूँ। मेरी हैरानी की बात है कि सेरेना पहले से ही वहाँ है। मैं उसके पास से सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता हूँ। मेरे सामने आ खड़ी हुई। तोहफा पसंद आया? मैं उसे देखता हूँ। क्या वो नहीं जानता कि मैंने उसे ठुकराया? मैं उसके लिए अदृश्य हूँ। मुझे बात नहीं करनी, बस सिर हिला देता हूँ। वो बोली, नोआ ऊपर विंसेंट के लिए ताबीज बना रहा है, जाओ उसकी मदद कर दो। तो क्या तोहफे के साथ शर्तें भी थीं? मैं जानबूझकर उससे टकराकर बिना कुछ कहे ऊपर चला जाता हूँ। सेरेना चुप रही और मैं दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। नोआ अपनी डेस्क पर बैठा है, कार्विंग नाइफ को बड़ी तल्लीनता से पकड़े हुए। जब मैं पास जाता हूं तो देखता हूं कि उसके सामने एक तैयार शांति ताबीज रखा है। वह बहुत सावधानी से उसे एक एक स्ट्रोक करके कॉपी कर रहा है। मेरे कदमों की आहट से वह परेशान हो जाता है। वह ऊपर देखता है, फिर अगले ही पल वह डेस्क से तैयार शांति ताबीज झट से उठा लेता है। पापा, ये शांति ताबीज मम्मी का गिफ्ट है विंसेंट के लिए, इसे चुराना मत। मेरे सीने में कुछ मरोड़ जाता है। मेरा प्यारा बेटा नोआ अब मुझे चोर की तरह देख रहा है। उसका चेहरा सेरेना जैसा है, जिसे देख मेरा दिल बैठ जाता है। मुझसे डरो मत, तुम्हारी मम्मी और मेरा तलाक हो रहा है। विंसेंट तुम्हारे नए पापा होंगे। सेरेना ने शायद पहली बार मुझसे इतना लंबा वाक्य कहा। मैंने उसकी ओर मुड़कर बस मुस्कुरा दिया। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस पद के लायक नहीं, बेहतर व्यक्ति ढूंढे। मैं मुड़ता हूँ, पर सेरेना मेरा हाथ थाम लेती है। उसकी आवाज चेतावनी भरे लहजे में धीमी हो जाती है। एथन, लेकिन नोआ की स्मार्ट वॉच बजने लगती है। वह तुरंत उत्साहित हो जाता है। मम्मी, विंसेंट का फोन है। तभी सेरेना ने हाथ छोड़ दिया। उसे नोआ के पास फोन उठाते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं सुन्न सा बिना कुछ कहे गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कमरा ठंडा है। वहां लेटे हुए मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अंधेरे ताबूत में दफन हूँ। इसमें एक अजीब परिचित सुकून है। जैसे ही मैंने तलाक के कागजात मेज पर रखे, मैंने सब कुछ खत्म करने का तय किया। उस रात सपने उलझे रहे, पर अगली सुबह मेरी नींद हमेशा की तरह 5 बजे खुल गई। इस समय मैं उठकर सेरेना और नोआ के लिए नाश्ता तैयार किया करता था। मैं अपनी कनपटी मलता हूँ। मिसेस सू की धमकी याद आती है। मैं नीचे गया, पर हाउसकीपर बोली कि सेरेना और नोआ जल्दी निकल गए। वे विंसेंट संग सूर्योदय देखने गए हैं। मैं हंस दिया। साफ है कि नोआ को मेरी पिता की जरूरत नहीं, फिर भी मुझे वापस बुलाया गया। वीकेंड बाद मार्को मुझे कॉलेज कैंपस ले गया ताकि मन बहल सके। उसने कहा, वहाँ 18 साल की ऊर्जावान लड़कियां हंसते हुए पुकारती हैं। कुछ दिन आर्ट स्कूल में बिताने के बाद मेरा मूड सच में बेहतर हो जाता है। मार्को भी वहाँ से जाना नहीं चाहता। तो अब जब तुमने इसका स्वाद छक लिया है तो तुम सेरेना को भूल चुके हो, है ना? प्यार खत्म हो गया। मार्को और उत्तेजित हो रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें ये सालों पहले करना था। उस पत्थर दिल से तो कोई भी बेहतर होगा। अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लो। क्या यही असली जिंदगी नहीं? मैं हंसते हुए सहमत होता कि तभी पीछे कोई जानबूझकर खांसा। मैं मुड़ा। सेरेना अपने सहायक के साथ ज्यादा दूर नहीं खड़ी है। मैं उसे अनदेखा कर मार्को को खींचने लगता हूँ। मुझे लगा सेरेना को फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। एक सभा है वहाँ, मेरे साथ चलो। मेरे विरोध से पहले ही वह मुझे कार में खींच लेती है।
अंदर आते ही मैं हैरान रह गया। मेरी याद में सेरेना ने हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे मैं हूं ही नहीं, कोई भावना नहीं, मेरे लिए कोई राय नहीं। इस तरह की सख्ती मैंने उससे बस बंद कमरे के दरवाजों के पीछे ही देखी है। मैं अभी भी इसे समझ ही रहा हूँ कि वह बोल पड़ती है। एथन हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने तालमेल का रखता है। मैं पलकें झपकाता हूँ। उसने मार्को और मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं एक छोटी कड़वी हंसी छोड़ता हूँ। तो क्या प्यार और परवाह की कोई कीमत नहीं? तुम्हारा तालमेल मेरे लिए 10 साल का खामोश समझौता रहा है। मुझे क्यों सहना चाहिए? सेरेना कुछ सेकंड तक सुनती है। वह कोई जवाब नहीं देती। मैं उसे समझना छोड़ देता हूँ। क्लब पहुंचकर देखता हूँ कि यहाँ सिर्फ सेरेना के दोस्तों की छोटी महफिल है। वो मुझे कभी ऐसी जगह नहीं लाई और उसके दोस्त मुझे नापसंद हैं। वे मुझे नीचा दिखाते और नकली कहते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराता तक नहीं। मैं बस पीता रहा। फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर निकला तो कोई तुरंत टोकने लगा। तुम्हारे पति आज मुस्कुराए तक नहीं, एटीट्यूड दे रहे थे। सुना है तुम तलाक ले रहे हो। किसने तलाक की बात की? मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति एथन ही रहेंगे मेरी पूरी जिंदगी के लिए। उसकी दोस्त सच में हैरान दिखती है। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? सेरेना उसे एक नजर देखती है। खामोशी छा जाती है। उसकी दोस्त असहज होकर हिलती है। फिर वह सावधानी से बोली, याद है वो सीईओ जिसने अपने पति को काम से दूर रखा और उसे खो दिया? अगर तुम एथन को साथ रखना चाहती हो तो उस पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। सेरेना का हाथ ग्लास पर थमा, पर आवाज ठंडी रही। वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक उसी पल वॉशरूम में मेरा फोन बजता है। मेरे तलाक के वकील का एक संदेश है। मिस्टर गू, आपका और मिस सू का तलाक हो गया है। आप सुविधानुसार कार्यालय से प्रमाण पत्र ले सकते हैं। आखिरकार यह दिन आ ही गया। मैं जल्दी से वकील के दफ्तर पहुंचती हूँ और प्रमाण पत्र खोलकर बार बार पढ़ती हूँ। अब मैं आखिरकार सुपरिवार और उनके व्यवहार से आजाद हूँ। दफ्तर के बाहर मार्को कहता है कि हम मेरी आजादी का जश्न मनाएंगे और शुरुआत उस डिनर से करेंगे जो मुझे पहले मना था। वह मुझे नाइट मार्केट के एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले जाता है। तुम्हें जो भी चाहिए, आज रात तुम्हें सब मिलेगा। सिकते मांस और गर्म खाने की खुशबू के बीच पहली बार मैंने खुद को जिंदा महसूस किया। उस रात हमने कबाब खाए, बियर पी और जमकर हंसे। अंत में मैं इतनी जोर से हंसती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। 10 साल की बेड़ियां आखिरकार टूट गईं। शायद दबी भावनाएं बाहर आ रही हैं। मैं नोआ को अनब्लॉक कर कॉल करती हूँ। कॉल जुटाते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। नोआ सुनो, शायद मैं पसंद ना आऊं, पर मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। तुम्हारी बीमारी में मैं जागा, होमवर्क में साथ बैठा। जिस दिन तुमने मुझे गैर के लिए निर्दयी कहा, मैंने पिता होना छोड़ दिया। अब पापा मत कहना, तुमने यह हक नहीं कमाया। तभी सेरेना की ठंडी आवाज आई, इथन यह क्या है? मैं ठिठक गया। समझ गया कि नोआ वही है। मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, मिस सू, भाषण देने के बजाय अपना बेटा संभालें। उसने विंसेंट के लिए मुझसे तलाक मांगा और मैंने वही किया जो आप चाहते थे। मैंने कॉल काटकर नोआ को ब्लॉक किया और अगली सुबह विदेश की फ्लाइट बुक की। मुझे पता है कि कल रात मैंने हद पार कर दी थी और जैसे ही तलाक की खबर फैलेगी, सुपरिवार इसे आसानी से नहीं जाने देगा। वे मुझे मजबूर कर सकते हैं कि मैं घुटनों के बल सेरेना से माफी मांगूं या किसी और अमीर परिवार की बेटी के साथ किसी और व्यवस्था के लिए दबाव डालें। मैं राजधानी छोड़ रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। मार्को को अलविदा कह सामान लेकर निकल पड़ता हूँ, पर दरवाजे पर रुक गया। माया बैग पास ही खड़ी है। सेरेना और नोआ बाहर निकलते हैं और मेरी ओर बढ़ते हैं। नोआ, अपने पापा से माफी मांगो। नोआ का छोटा सा चेहरा पीला और सख्त है। वह झुककर बोला, पापा माफ कर दें, मुझे तलाक और उन बुरी बातों के लिए खेद है। मुझे पता है मैं गलत था। माफी की जरूरत नहीं, मैं उस बात से आगे बढ़ चुका हूँ। तभी हैरानी की बात है कि सेरेना बोलती है, माफ करना, मैं नोआ को ठीक से गाइड नहीं कर पाई, मेरी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेरेना खुद माफी मांगेगी। पर क्या एक माफी से हुआ नुकसान ठीक हो सकता है? मैं अपने बैग में रखी उस चीज के बारे में सोचता हूँ जिसे मैं एयरपोर्ट से सेरेना को भेजने वाला था। सेरेना, अफसोस है तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। सुग्रुप का बाहर काम नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मेरी निजता नहीं हो सकती? मेरा वो मतलब नहीं था। पहली बार सेरेना उलझन में दिखी। मुझे परवाह नहीं है, वही थी जिसने मुझे इस पिंजरे में घसीटा। ये बिल्कुल उचित है कि वही मुझे इससे बाहर निकाले, वही अपने हाथों से हमारे बीच के आखिरी बंधन को भी तोड़ दे। हम पूरी यात्रा के दौरान बात नहीं करते हैं। एयरपोर्ट पर बाहर निकलने से ठीक पहले मैं सेरेना को एक खूबसूरत डिब्बा देता हूँ, एक अंतिम उपहार। सेरेना हिचकिचाकर फाइनल का अर्थ समझे बिना इसे मान लेती है। धन्यवाद। नोआ ने चेहरा उठाया। पापा, मेरा क्या, तुम्हारा भी वही है। वास्तव में यह उन दोनों के लिए एक उपहार है। इसे 1 घंटे में खोलना, तब तक विमान हवा में होगा। सेरेना मुझे प्यार से देखती है। जल्द वापस आना। मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं अपनी आजादी की तलाश में जा रहा हूँ। सेरेना उस अकेली आकृति को टर्मिनल में गायब होते हुए देखती है। उसके भीतर कुछ बेचैनी सी उठती है और वह समझ नहीं पाती क्यों। वह डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाती है, तुरंत खोलने के लिए तैयार, लेकिन नोआ उसे रोक देता है। माँ, हमने पापा से वादा किया था कि 1 घंटे इंतजार करेंगे। हमें अपना वचन निभाना है। अगले 1 घंटे तक सेरेना दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े रहती है, लेकिन एक भी पन्ना नहीं पड़ती। वह डिब्बे की ओर इतनी बार देखती है कि गिन भी नहीं सकती। आखिरकार 1 घंटा पूरा हो जाता है। नोआ सबसे पहले डिब्बे की ओर झपटता है। माँ, पापा ने हमारे लिए क्या लाया है? ये कितना रहस्यमय है। ढक्कन खुल जाता है। सेरेना मुड़कर देखती है। अंदर चुपचाप और स्थिर तलाक का प्रमाण पत्र पड़ा है। नोआ सिर्फ 3 साल का है, लेकिन उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू कर दी है। वह डिब्बे की पुस्तिका को घूरते हुए बुदबुदाया, माँ,
तलाक प्रमाण पत्र क्या है? पापा ने कहा था ये तोहफा है। क्या यही तोहफा है? सेरेना सुन्न रह गई। वह अपने दस्तावेज गिरा देती है। वह नोआ के हाथों से डिब्बा ले लेती है। उसे यह तक महसूस नहीं होता कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। सोने के अक्षरों वाली लाल पुस्तिका चुपचाप अंदर पड़ी है, जैसे वह हमेशा से घर में मौजूद थी और हमेशा अनदेखी की जाती रही। उसके सीने में कुछ उफान मारता है, एक घबराहट जिसे वह समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि जैसे ही वह इसे खोलेगी कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। गहरी सांस लेकर वो उसे खोलती है। दोनों के नाम साथ देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो झट से उसे बंद कर ईथन को फोन करने के लिए मोबाइल उठाती है, पर याद आता है कि वो विमान में है। निराशा उसकी रगों में दौड़ जाती है। वह गुस्सा पीकर सहायक को फोन करती है। मिस्टर गू की आज की फ्लाइट ट्रैक करो। जी मिस शू, उन्हें वापस लाओ और पता करो कि बिना कोर्ट फाइलिंग के यह तलाक कैसे हुआ। उसकी आवाज में अनजानी घबराहट है और सहायक कांप रही है। वह पहले दिन से ही सेरेना के साथ काम कर रही है। उसने सेरेना को ऐसा कभी नहीं देखा। तलाक? क्या ये सब उस पति की वजह से है जो कभी साथ नहीं था? सहायक हैरान होकर सिर हिलाती है और चुपचाप काम में लग जाती है। सेरेना अपने स्टडी रूम में टहल रही है, हाथ कमर पर हैं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आखिरकार वह ब्लॉक होने के बावजूद ईथन को मैसेज भेजती है। ये तलाक क्या है? बचपना छोड़ो, लैंड करके मैसेज करना, हमें चिंता हो रही है। थोड़ा रुक कर वह फिर लिखती है, बात कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, अब तुम पिता हो, बच्चे नहीं। हर संदेश चुप्पी में खो जाता है। सेरेना अपनी कुर्सी में धंस जाती है, अपनी उंगलियां अपनी कनपटी पर दबाती है। उसके बगल में नोआ चुपचाप अपने बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहा था। वह मासूमियत से ऊपर देखते हुए बोला, मम्मी, क्या डैडी के गिफ्ट का मतलब तलाक है? ये शब्द उसके दिल पर पत्थर जैसे लगे। वह सांस नहीं ले पा रही है। उसकी दोस्त की चेतावनी उसके कानों में गूंजती है। लंबी चुप्पी के बाद वह बुदबुदाई, एथन, क्या तुमने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी? इंतजार खत्म नहीं होता। सेरेना बार बार फोन चेक कर लगातार मैसेज भेजती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसके भीतर एक एहसास उठता है जिसे वह ठीक से नाम नहीं दे सकती, कुछ ऐसा जो दर्द देता है। वे दोनों कितने अनुकूल थे, 5 साल तक सब कुछ ठीक था, तो अचानक तलाक की नौबत कैसे आ गई? वह बिना कुछ कहे कैसे चला गया? ठीक उसी समय उसका फोन बजता है। वह बिना स्क्रीन देखे ही कॉल उठा लेती है। एथन, तो तुम्हें कॉल करना आता है? मैंने तुम्हें इतने सारे संदेश भेजे हैं, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर, मिस सू, मैं हूँ। सेरेना स्क्रीन की ओर देखती है। उसके भीतर जो भी ऊर्जा अभी अभी उमड़ी थी वह पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह अपनी नाक के पुल को दबाती है, आवाज धीमी हो जाती है। माफ कीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी। क्या मिस्टर गू के बारे में कोई खबर है? सहायक रुकता है, निगलता है। वो ऐसा है मिस सू, हमने पुष्टि की है कि मिस्टर गू ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ली थी, लेकिन लैंडिंग के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट की जानकारी। सहायक की आवाज अटक जाती है। सेरेना का चेहरा और गंभीर हो जाता है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद वह बोलती है, उसकी आवाज भारी है, और तलाक का प्रमाण पत्र, क्या आपने पता लगाया कि यह कैसे प्रोसेस हुआ? तलाक के समझौते पर आपका हस्ताक्षर है। सत्यापन टीम और कानूनी विभाग दोनों ने हस्तलेखन और सामग्री की पुष्टि कर दी है। यह वैध है। उसके भीतर जो गुस्सा दबा हुआ था आखिरकार बाहर आ जाता है। सेरेना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वैध से आपका क्या मतलब है? समझौते में मिस्टर गू ने आपकी कोई संपत्ति नहीं मांगी। वह मूल रूप से खाली हाथ चले गए। मिस्टर गू के नाम पर जो भी वैवाहिक संपत्ति थी, उनके शेयर, उनकी होल्डिंग्स, सब यंग मास्टर नोआ के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने इसे अपने चाइल्ड सपोर्ट योगदान के रूप में दर्ज किया। उन्होंने आपकी संपत्ति नहीं ली, नोआ की कस्टडी भी नहीं ली। दूसरी तरफ बैठी सहायक पसीना पसीना हो रही है, बार बार अपना माथा पोंछ रही है। वह सेरेना के साथ इतना समय बिता चुकी है कि अमीर परिवारों का क्रूप पक्ष जानती है, लेकिन उसने कभी किसी को तलाक से इतनी सफाई से निकलते नहीं देखा। जितने भी तलाक उसने सुने हैं, उनमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह से खाली करने के लिए लड़ते हैं। मिस्टर गू तो बस चुपचाप चले गए। शायद उन्हें परवाह नहीं, या वो अब लड़ना नहीं चाहते। सहायक के सोचते ही सेरेना ने फोन काट दिया। वह फोन पकड़े वहीं बैठी रही, बिल्कुल बेसुध सी। वो समझ नहीं पा रही कि एक शादी जो कम से कम उसे तो बिल्कुल ठीक लगती थी, इतनी अचानक कैसे टूट सकती है। लंबी चुप्पी के बाद वह धीरे से सांस छोड़ती है। उसे नहीं पता कि वह खुद से पूछ रही है या खाली कमरे से। एथन, आखिर वह क्या था जिससे तुम इतने नाखुश थे? वह अभी भी उसी सोच में बैठी है जब अध्ययन कक्ष का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। नोआ अंदर झांक कर कमरे में आता है। वह सेरेना की टांगों से लिपटकर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। मम्मी, विंसेंट ने कहा, डैडी के तलाक का मतलब है मुझे नए डैडी मिलेंगे। आप उनसे शादी कर लो, मैं उन्हें डैडी बनाना चाहता हूँ। सेरेना इसे बचकाना समझ टाल देती थी। ये शब्द उसे चुभ रहे हैं। क्या एथन सच में बेटे की बातों से चला गया? ये सोचकर वो झुंझला उठी। तुम सिर्फ 3 साल के हो और ये सब नहीं समझते। दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हारे एक ही पिता हैं, कोई नया डैडी नहीं। नोआ उसकी तीखी बात सुनकर सहम जाता है। उसके होंठ कांपे और वो रो पड़ा। मुझे विंसेंट ही नए डैडी चाहिए। पुराने डैडी तो नौकर जैसे हैं, उनमें कोई मजा नहीं है। सेरेना का गुस्सा भड़क उठता है। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? उसे समझना चाहिए था कि नोआ सिर्फ 3 साल का है। अगर कोई उसे ये बातें नहीं सिखाता तो वह तलाक के बारे में कैसे जानता? वह पिता को नौकरानी कैसे कह सकता है? नोआ गुस्से में बाहर चला गया। मुझे मम्मी से नफरत है। अगर वो नया डैडी नहीं दिलाएंगी तो मैं नहीं लौटूंगा। सेरेना नोआ के पीछे भागती है। तभी विंसेंट का फोन बजता है। वह पल भर झिझकती है।
नोआ के पीछे जाने और कॉल उठाने के बीच वह कॉल उठाने का फैसला करती है। लाइन जुड़ जाती है और तुरंत ही विंसेंट की आवाज सुनाई देती है। सेरेना, नोआ ने मुझे बताया कि तुम और ईथन का तलाक हो गया है। क्या चल रहा है? वह बच्चा है, यकीनन उसने कुछ गलत समझा है। सेरेना बोली, गलत फहमी है, मैं तलाक नहीं ले रही। और कुछ? विंसेंट मायूसी से बोला, आज नोआ को पार्क ले जाना था, किसी का मैसेज नहीं आया तो पूछा। माफ करना, भूल गई, फिर कभी चलेंगे। जब तक सेरेना ने फोन रखा, नोआ कहीं दिखाई नहीं देता। शुरू में उसे ज्यादा चिंता नहीं होती। विला में इतने सारे स्टाफ हैं, जरूर वे 3 साल के बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन नोआ सबकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। किसी ने भी उसे विला से जाते हुए नहीं देखा। बाहर की सुरक्षा कैमरों में बस एक छोटी अकेली आकृति अकेले चलते हुए दिखाई देती है। सेरेना अपने पास मौजूद सभी लोगों को जुटा लेती है और पूरे राजधानी को सिर पर उठा लेती है। नोआ कहीं भी नहीं मिलता। वह बार बार ईथन का नंबर मिलाती है। उसे बस यही सुनाई देता है, नंबर उपलब्ध नहीं है। मजबूरन वह अपनी सहायक से मार्को का नंबर मांगती है। हेलो, मैं सेरेना बोल रही हूँ। क्या ईथन ने आपसे संपर्क किया है? अगर आपका उससे संपर्क हो सके तो उसे बताएं। उसके तलाक के फैसले के कारण नोआ लापता है। अगर उसमें पिता के रूप में कोई जिम्मेदारी है तो उम्मीद है वह जल्द लौटेगा। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मार्को ने उसे बेसब्री से बीच में टोक दिया। रुको रुको रुको, तुम्हारा बच्चा गायब है, पुलिस को बुलाओ। ईथन को ढूंढने से क्या होगा? क्या उसका नोआ से कोई टेलीपैथिक संबंध है? क्या उतरते ही वह सीधे उस कृतघ्न बच्चे के पास टेलीपोर्ट हो सकता है? और तुम्हारा मतलब है कि बच्चे के गायब होने की जिम्मेदारी उस पर है? उसे तलाक के लिए किसने उकसाया? तुम और वो एहसान फरामोश बच्चा एक जैसे ही हो। फोन कटता है और फिर बजने लगता है। विंसेंट, सेरेना जवाब देती है, हेलो, लेकिन उसे सिर्फ कुछ टुकड़े ही सुनाई देते हैं। सेरेना, मदद करो, कोई नोआ को ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसे छोड़ दो, डरो मत, सावधान रहो। कॉल कट जाती है। सेरेना तुरंत विंसेंट का फोन ट्रेस करवाती है। हाईवे के किनारे ढलान के नीचे विंसेंट और नोआ मिलते हैं। विंसेंट घायल और बेहाल है, पर नोआ उसकी बाहों में पूरी तरह सुरक्षित है। ये मार्मिक दृश्य देख वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। सेरेना का हाथ उसके बगल में कस जाता है। वह दोनों को सबसे पहले एम्बुलेंस में बैठाती है। वह देखती है कि एम्बुलेंस की चमकती लाइटें दूर जाते जाते छोटी होती जा रही हैं। फिर वह अपनी सहायक की ओर मुड़ती है। विंसेंट ने हाल ही में जो कुछ भी किया है, जिन जिन लोगों से वह मिला है, उसकी हर एक गतिविधि की जांच करो, कुछ भी मत छोड़ना। सहायक को बात समझ आई। पूरे शहर में खोजा पर कुछ नहीं मिला। विंसेंट ने नोआ को कैसे ढूंढ लिया? इतने स्टाफ के बावजूद 3 साल का बच्चा बिना दिखे बाहर कैसे निकला? और अगर यह सच में अपहरण था तो फिर फिरौती क्यों नहीं मांगी गई? उन्हें हाईवे के किनारे क्यों छोड़ दिया गया? सेरेना ने सालों तक व्यापार की निर्मम दुनिया में अपना रास्ता बनाया है। इतनी साफ साफ दरारें वह कभी नहीं छोड़ती। ज्यादा समय नहीं लगता और सेरेना के पास सबूत आ जाते हैं। विंसेंट ने पूरी योजना बनाई थी। वह अपने हाथ में फाइल देखती है और काफी देर तक कुछ नहीं कहती। पुलिस रिपोर्ट निकालो, इसे चुपचाप रखो, सबूत नष्ट कर दो, मैं इसे गुप्त रखना चाहती हूँ। बाहर विंसेंट ने नोआ को बचाया। सहायक हैरान रह गया। क्या सुश्री शू सच में अपने बेटे के अपहरणकर्ता को बचाने जा रही है? सेरेना गलियारे में ओझल हो गई और कमरे का दरवाजा खोला। विंसेंट बिस्तर पर पीला पड़ा हुआ था। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी नजर में कुछ तीखा आ जाता है। विंसेंट कमजोर आवाज में खांसता है, नोआ कैसा है? वह ठीक है ना? वह कितना छोटा है? ऐसी कोई बात उसे सच में डरा ही देती होगी। ये सब एथन की गलती है। बस यूं ही चला गया, अपने ही बच्चे के बारे में सोचे बिना। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी कौन करता है? मुझे नोआ को देखने जाना है। वह बिस्तर से उठने लगता है। सेरेना उसका हाथ पकड़ लेती है जब वह पास से गुजरता है। उसकी आवाज संयमित और नपी तुली है। इतना अच्छा पिता है या नहीं, ये दूसरों के निर्णय का विषय नहीं है। विंसेंट सेरेना के ठंडे चेहरे की ओर देखता है और एक पल के लिए स्थिर हो जाता है। वह चेहरा जो हमेशा उसके प्रति कोमल रहा है, अब उसमें जरा भी गर्माहट नहीं है और ये ठंडापन बेचैन कर देने वाला है। वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इतने सालों के रिश्ते के बाद भी मुझे दूसरों में कैसे गिना जा सकता है? उसका लहजा नरम पड़ जाता है। गलत समय बोला, बेचैन था, पर आज जो हुआ वो खौफनाक था। अभी तक डरा हूँ, बद्धा होकर भी। नोआ मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मैं उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकता। सेरेना का हाथ उसके बगल में कस जाता है। उसकी आंखें जो विंसेंट पर टिकी हैं, बर्फ जैसी ठंडी हैं। अगर यह सब इतना भयानक और डरावना था तो फिर तुमने खुद ही अपहरण की साजिश क्यों रची और पूरा नाटक क्यों किया? विंसेंट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सेरेना, तुम क्या कह रही हो? सेरेना कोई सफाई नहीं देती। वह बस उसे देखती है और उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है, जटिल, निराशाजनक। मैंने तुम्हारे लिए सबूत पहले ही नष्ट कर दिए हैं। अब से नोआ से दूर रहो। मैं तुम्हारे देश छोड़ने का इंतजाम कर दूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी देखभाल हो। वापस मत आना। वह मुड़कर जाने लगती है। विंसेंट आगे बढ़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सेरेना, मुझे मत भेजो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं बदल सकता हूँ। इतने सालों से हम हमेशा साथ रहे हैं। सेरेना जरा भी नहीं हिलती। वह उसकी कलाई पकड़कर उसकी बाहें अलग कर देती है। विंसेंट उसका हाथ पकड़ लेता है बेताबी से। सेरेना, क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? माना इस बार मैं हद पार कर गया, पर मैं बस अपने प्यार से शादी करना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, नोआ सगा नहीं है। उसका पूरा ख्याल रखूंगा, कसम खाता हूँ। सेरेना उसे झटक देती है। उसकी आंखें ठंडी हैं और सच में उलझन में है। जिससे तुम प्यार करते हो, क्या वो मेरी दिवंगत बहन नहीं होनी चाहिए थी? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम ही रही हो। इतने सालों से तुम ही हो जो मेरे साथ रही, मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की। तुम्हें मेरा जन्मदिन उससे कहीं बेहतर याद रहता है। जब भी मैं बुलाता हूँ तुम दौड़ी चली आती हो।
तुमने मुझे पति से ज्यादा चाहा है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सेरेना के भीतर कुछ पूरी तरह टूट जाता है। वह विंसेंट का हाथ छोड़ पीछे हट जाती है। मैंने तुम्हारा ख्याल सिर्फ अपनी बहन की आखिरी इच्छा के लिए रखा। तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं थी और न कभी शादी करूंगी। आज तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जेट तैयार रहेगा। फौरन यहाँ से निकलो। वह अस्पताल से बाहर निकल जाती है। उधर फिनलैंड में मैं इन सब से बेखबर हूँ। मैंने रेजिडेंसी परमिट लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। आखिरकार मैं अपने पुराने सपने को पूरा करते हुए एक राजनयिक दुभाषिया बनने की तैयारी कर रहा हूँ। सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैंने अपनी बचत का इस्तेमाल किया और एक छोटा सा घर खरीद लिया। कहते हैं कि यहाँ सर्दियों में आप उत्तरी रोशनी देख सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अकेले रहते हुए अब मेरा समय पर पूरा नियंत्रण है। मैं खुद फिनिश सीखता हूँ और जर्मन, जापानी, स्पेनिश वैकल्पिक परखता हूँ। दूसरे वर्ष में मेरा इंटरनेशनल स्कॉलर डेवलपमेंट प्रोग्राम में चयन हुआ। पढ़ाई और काम की व्यस्तता में मैं शायद ही कभी अतीत के बारे में सोचता हूँ। सेरेना से मेरी शादी किसी और जीवन की बात लगती है। यहाँ मैं स्वतंत्र हूँ। फिनलैंड में 5वें साल मैं हेलसिंकी दूतावास में राजनयिक दुभाषिया बनता हूँ। मुझे नहीं पता था कि सेरेना ने 6 साल मुझे ढूंढना बंद नहीं किया। एसयू ग्रुप में सेरेना के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट अंदर आती है। मिस्सू, हमें मिस्टर गू के बारे में खबर मिली है। वह हेलसिंकी के दूतावास में है। सेरेना तुरंत खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई देती है। असिस्टेंट हैरान होकर देखती रह जाती है। 6 साल हो गए हैं जब उसने आखिरी बार सेरेना को मुस्कुराते हुए देखा था। ईथन के जाने के बाद, अरबों डॉलर के सौदे बंद करने के बाद भी वह कभी इस तरह नहीं दिखी थी। सेरेना दरवाजे की ओर बढ़ती है, फिर रुककर वापस मुड़ती है। मुझे उसकी पूरी मौजूदा प्रोफाइल चाहिए। तुरंत तैयार करवाओ। वह खुशी से भर जाती है। उसकी नजर मेज पर रखी उस पारिवारिक फोटो पर पड़ती है जिसमें वे तीनों हैं और उसके चेहरे पर तड़प झलकती है। मैं सारी रुकावटें दूर कर तुम्हें वापस ले आऊंगी। मैंने कभी नहीं जाना कि सेरेना और नोआ कैसे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, उन्हें वही मिला है जो वे चाहते थे, एक ऐसा पति और पिता जिसे वे सच में पसंद करते हैं। मेरे दिन व्यस्त रहते हैं, सम्मेलन, अनुवाद का काम, एक ऐसी जिंदगी जो सच में मेरी लगती है। एक दिन तक, जब तक मेरी सुपरवाइजर अंदर नहीं आती और मेरे सामने चीनी भाषा में एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रख देती है। इंटरप्रेटर गू, आप निस्संदेह हमारे विभाग में सबसे मजबूत हैं। फिनिश ट्रेड प्रमोशन एजेंसी इस प्रस्ताव को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुझे चाहिए कि आप इसका अनुवाद जल्द से जल्द पूरा करें। मैं दस्तावेजों के उस ऊंचे ढेर को देखती हूँ और खुलकर मुस्कुरा देती हूँ। चिंता मत कीजिए, इसे हो गया मानिए। पहला पन्ना खोलते ही मुझे एसयू ग्रुप दिखा। मैंने ख्याल झटक कर खुद से कहा, एसयू ग्रुप हर जगह है, ये बस एक इत्तेफाक है। रातों की मेहनत के बाद मैं फिनिश अनुवाद लेकर सुपरवाइजर के दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। वो कुछ पन्ने पलटते हैं, सिर हिलाते हैं। बिल्कुल वही प्रतिभा जिसे मंत्री ने अलग से पहचाना था। हमेशा की तरह शानदार काम। 2 साल उनके साथ काम करने के बाद मैं जानती हूँ कि उनकी तारीफ का क्या मतलब है। हमेशा कोई न कोई पेंच होता है। हमारे विभाग के आधे लोग जाने अनजाने किसी न किसी चीज में फंसा दिए गए हैं। कृपया मुझे और सस्पेंस में मत रखिए, बस बता दीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आपने और तारीफ की तो मेरा अहंकार दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। एसयू ग्रुप अपने देश से एक प्रतिनिधि मंडल को साइट विजिट के लिए भेज रहा है। फिनलैंड की ओर से इसे बहुत महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मैंने पहले ही इस असाइनमेंट के लिए आपका नाम राजनयिक दुभाषिया के रूप में लिख दिया है। आप जानते हैं, काम ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, आप अभी भी सिंगल हैं। कहा जा रहा है कि एसयू ग्रुप के प्रतिनिधि प्रभावशाली और सफल हैं। इसका फायदा उठाएं, नेटवर्किंग करें। मेरा पेट बैठ जाता है। एसयू ग्रुप, क्या ये सेरेना है? शायद इतनी बड़ी संयोग की बात नहीं होगी। जब एसयू ग्रुप फिनलैंड आता है तो मेरा बॉस मुझे एयरपोर्ट ले जाता है। आज रात उनके लिए डिनर है। माहौल अनौपचारिक रहेगा तो आप सहज होकर अनुवाद करें। ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं। चलिए मिलवाता हूँ। वो बात पूरी किए बिना ही पीछे हाथ हिलाने लगता है। मिस्सू, इधर आइए। वो मुझे आगे खींचकर सेरेना के सामने खड़ा कर देता है। मैं हिली भी नहीं हूँ। मैं अब भी जमी हुई हूँ। 6 साल में वक्त का उस पर असर नहीं हुआ। वह वहाँ उतनी ही शांत और संयमित खड़ी है जैसी वह हमेशा थी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए परिचय कराया। मिस्सू, ये एथन गू हैं, हमारे हेलसिंकी दूतावास के दुभाषिया। ये पूरी यात्रा में आपके साथ रहेंगे। इनकी कम उम्र पर न जाएं। ये 5 भाषाओं के जानकार हैं। सेरेना मुझे घूरती है। उसकी आंखों में कुछ अपरिचित सा है। मैं मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहता हूँ, मिस्सू, आपसे मिलकर खुशी हुई। वह कुछ पल मुझे देखती है, फिर हाथ थाम लेती है। सेरेना से टकराना कभी भी योजना का हिस्सा नहीं था। चाहता हूँ सब जल्दी खत्म हो और अलग हो लूं, पर वो हाथ नहीं छोड़ती। 2 बार हाथ छुड़ाया। तनाव में आवाज धीमी हो गई। मिस्सू, आप आखिर कर क्या रही हैं? मेरा पर्यवेक्षक हम दोनों को देख अजीब महसूस कर मामला संभालने बीच में आता है। दुभाषिया गू की मौजूदगी खास है और असरदार भी। लगता है मिस्सू भी प्रभावित हैं। सेरेना की आंखें हल्की सी गहरी हो जाती हैं। वो मेरा हाथ छोड़ देती है और लगभग अनिच्छा से हल्की सी मुस्कान आने देती है। बिल्कुल, वह बिना कुछ कहे मेरा हाथ छोड़ देती है, जैसा मैं चाहता था। इसके थोड़ी ही देर बाद भोज शुरू हो जाता है। मैं खुद को समझाता हूँ कि वह मेरे लिए नहीं है। मैं खुद को संभाल कर उसके बगल में बैठता हूँ और शांति से अनुवाद करने लगता हूँ। वह पैर क्रॉस कर शालीनता से बैठती है और चेहरा हल्का मोड़ लेती है। कुछ है जो मुझे ठिठका देता है।
शादी के थकाऊ 5 सालों में उसने मुझे कभी ऐसे नहीं सुना जैसे अब सुन रही है। हल्का दर्द होता है खुद के लिए, मिस्टर गू कहलाने वाले उस बेजान खोल के लिए जिसकी अपनी कोई आत्मा नहीं थी। अब सब खत्म है, सेरेना बोलती रही। मैं फिनलैंड की टैक्स संरचना और श्रम नियमों को समझना चाहूंगी। उसकी आवाज संतुलित है और वह मेरी ओर देखती है। मैं पेशेवर बना रहता हूँ। भोज सफल रहा और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर गए। रात को मैं स्कार्फ कसकर लपेटता हूँ और सेरेना से हाथ मिलाता हूँ। आपके साथ काम करके खुशी हुई। मैं मुड़ता हूँ और कार के पास पहुँचते ही वह मेरा नाम पुकारती है। मैं रुक जाता हूँ। मैं पीछे नहीं मुड़ता। मैं इंतजार करता हूँ जब तक उसकी आवाज फिर से आती है। ठंड मेरे उंगलियों तक पहुंच चुकी होती है। क्या सच में तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं कहना है? शायद यह मेरा वहम है, लेकिन उसकी आवाज भारी लगती है और उसमें कुछ ऐसा है जो लगभग चोट जैसा महसूस होता है। मेरे सीने में कुछ हलचल होती है। मैं खुद को समझाता हूँ कि ये बस ठंड है। मिस सू, मैंने आज का सारा काम कर दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। पर वो नहीं मानती। उनके संयम में दरार दिखने लगती है और आवाज में बेचैनी आ जाती है। ईथन, तुम चले गए। मेरी परवाह नहीं थी तो नोआ का क्या? 6 साल बाद वह अब 9 का है। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? मैं बिना भाव के मुस्कुराते हुए मुड़ा। एक बच्चा जिसने पिता की हर चीज ठुकरा दी, उसमें याद रखने लायक क्या है? वैसे यकीनन उसे अब तक नया पिता मिल गया होगा और वह खुश होगा। सेरेना के कंधों पर बर्फ जम गई। वह मुझे उलझन भरी नजरों से देखती है। फिर वह एक असली हार मानने वाली सांस छोड़ती है और बर्फ में से होते हुए मेरी ओर बढ़ती है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम है। नोआ ने तोहफे कभी नहीं ठुकराए। वह छोटा था, इसलिए प्यार जताना नहीं आता था। उसका कोई नया पिता नहीं, सिर्फ तुम ही पिता हो। मैं देख मुस्कुराया। प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। सेरेना और नोआ को विंसेंट का जन्मदिन याद था और उन्होंने उसके लिए ताबीज बनाया। वे माँ बेटे जानते थे कि प्यार कैसे किया जाता है, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं चुना। मैं कार के सहारे सहज होकर खड्डा सोचता हूँ कि अगर मैं अब भी उसका पति होता तो क्या वह सामने खड्डी होकर सच बोलती। मैं सिर हिलाता हूँ और एक हल्की खुद पर हंसी निकालता हूँ। सेरेना भौहें सिकोड़ती है। क्या मजाक है? मैं बिना झिझके उसकी आंखों में देखता हूँ। मजाक पर हंसती नहीं क्या? सेरेना, हम अतीत में जीने वालों में से नहीं है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे बीते पलों को दोहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करता। मैं कार से निकल जाता हूँ। घर लौटकर नहाता हूँ और गिर पड़ता हूँ। गहरी थकान मुझे तुरंत जकड़ लेती है। रात के अंधेरे में पड़ोसी का कुत्ता भौंककर मुझे जगा देता है। मैं खुद को संभाल कर कपड़े पहन खिड़की के पास जाता हूँ। सेरेना दरवाजे पर खड़ी है, वही काले कपड़े पहने। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसने मेरा पता कैसे ढूंढ लिया। फिनलैंड में पोलर नाइट के दौरान तापमान -20 या 30 डिग्री तक गिर सकता है। इन कपड़ों में रात भर बाहर रहने से वह बर्फ का पुतला बन जाएगी। पता नहीं वह क्या चाहती है, पर मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पूर्व पत्नी मेरी दहलीज पर ठंड से जमकर मर जाए। गर्म फायरप्लेस के सामने मैं उसे एक कप कॉफी देता हूँ। मूल शिष्टाचार। वह ठंड से बुरी तरह कांप रही है। दोनों हाथ गर्म कप के चारों ओर लिपटे हुए हैं। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। मैं हैरान था क्योंकि वह मुझे देखकर कम ही मुस्कुराती थी। अधिकांश समय वहाँ कुछ नहीं होता था, बस ठंडी सपाट दूरी होती थी। सेरेना, तुम असल में क्या चाहती हो? वह नीचे देखती है। उसकी पलकों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, शायद ठंड के कारण। बोलते हुए उसकी आवाज कांपती है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा तलाक क्यों हुआ। मैं उसके चेहरे का अध्ययन करता हूँ। वह मेरी आंखों में टकटकी लगाए देखती है और उसकी आंखों में मुझे वास्तविक सच्ची उलझन, सच्ची हैरानी दिखाई देती है। मेरे भीतर कुछ जटिल चीजें चल रही थीं, इसलिए उन 5 वर्षों का हर एक पल सचमुच उसके लिए अदृश्य था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और उस दरवाजे को खोलने पर लगभग पछतावा हुआ। मुझे लाइट बंद करके वापस सो जाना चाहिए था। वह हिचकिचाती है। जब वह आखिरकार बोलती है तो उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर वह अपरिचित सी लगती है। ईथन, क्या ये कमाल की बात नहीं है? हमारे तलाक के 6 साल बाद पहली बार उसने मेरा नाम इस तरह लिया जैसे उसका वाकई कोई मतलब हो। मैं उसे देखता हूँ। मेरी आंखों में तनाव है। सेरेना, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें तलाक की वजह नहीं पता? शायद यही असली वजह हो। वह थम गई। उसके चेहरे पर एक सच्ची खोई हुई सी अवस्था है। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। अमीर और सबसे तेज दिमाग वाली, वह सब कुछ आसानी से संभाल लेती है। वह इतनी उदासीन है कि लगता है कुछ भी उसकी सीमाओं से बाहर नहीं। शायद मैं ही अपवाद हूँ। मेरी आंखों में अचानक कुछ चुभता है। मैं खुद को संभालते हुए कहता हूँ, सेरेना, तलाक से पहले मैंने कई बार कहा था कि तुम और नोआ विंसेंट को चाहते थे, इसलिए मैं कस्टडी छोड़ खाली हाथ चला जाता। सारी संपत्ति नोआ की होती। इसे उस पिता का चाइल्ड सपोर्ट समझ लेना जिसे उसने कभी नहीं चाहा। मैंने ये सब कहा था। मैं उसकी ओर देखता हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद है? कप पर पकड़ कस गई। उसकी भौहें सिकुड़ती हैं याद करने की कोशिश में, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बयां करती हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने मेरी बातों को हमेशा अनसुना किया। तब मैं बस नाम का पति था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सेरेना नीचे देखते हुए गहरे पछतावे के साथ बोलती है, मुझे याद नहीं तुमने ये कहा था। शायद मैं व्यस्त थी। पर क्या सिर्फ इसलिए तलाक लिया? मैं ये नहीं मान सकती। तो वो परफ्यूम जो तुम रोज रात लाती थी, क्या वो काफी नहीं?
सेरेना का चेहरा थम सा जाता है। लगता है वो मेरा इशारा समझ गई, पर फिर सिर हिला दिया जैसे कुछ समझ न आया हो। विंसेंट, क्या तलाक उसकी वजह से था? उसकी आवाज में अविश्वास और गहरा हो जाता है, जैसे विंसेंट की वजह से तलाक लेना उसे बेतुका लग रहा हो। मैं चुपचाप कॉफी की घूंट लेता हूँ और बिना किसी परेशानी के सिर हिलाता हूँ। हाँ, तुम हर दिन घर लौटती थी और तुम्हारे ऊपर उसी की खुशबू होती थी। नोआ भी बस यही कहता था कि वह विंसेंट को अपना नया पिता बनाना चाहता है। क्या मुझे बस यूं ही खड़ा रहना चाहिए था? मैं तो कभी सुपरिवार का दामाद बनना ही नहीं चाहता था। सेरेना के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ जाता है। तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी? मैं उसके सामने एक उंगली उठाता हूँ। शक नहीं, जब तुम हर कार्यक्रम में विंसेंट को लाई और बिना रोक टोक उसे मिलवाया, तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हुए उसे मुझसे बेहतर बताते थे और तुमने तलाक के कागज बिना पढ़े जल्दबाजी में साइन कर दिए। तब ये फर्क नहीं पड़ता था कि तुम धोखा दे रही हो या नहीं। तुमसे तलाक लेना उस घुटन से बचना था जिसमें मैं सुपरिवार का दामाद और सिर्फ नाम का पुतला बनकर रह गया था। सेरेना, मैं ये कभी नहीं चाहता था। सेरेना की पलकें कांप उठती हैं। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। शायद उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे परवाह नहीं थी कि मैं क्या महसूस करता हूँ। वह यहाँ सिर्फ अपनी असफलता समझने आई है। मेरे लिए ये सब अब बेकार है, क्योंकि उसे विंसेंट पसंद था। उसे जन्मदिन याद रहता और वो ध्यान से उसके लिए तोहफे चुनती थी। वह उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो विंसेंट से प्यार करती थी, इसलिए हमारे बीच की नाकामी वह भविष्य में नहीं दोहराएगी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। थकान हावी है। सुश्री सू, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब कृपया आप जाएं, मुझे आराम करना है। मैं बात अधूरी छोड़ देता हूँ। 2 शब्द बीच में ही साफ और जानबूझकर बोले जाते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं जड्डाच हो जाता हूँ। मेरे शब्द खो जाते हैं। सेरेना मुझे एक तक देखती है। माफ करना। मुझे नहीं पता था कि मेरी अनदेखी ने तुम्हें इतना दर्द दिया। मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। मुझे लगभग हंसी आ ही जाती है। सेरेना से माफी मंगवाना, वह औरत जो किसी की नहीं सुनती। शायद मैं ही सच में अकेला इंसान हूँ जिसने ये कर दिखाया है। वह फिर बोली, पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने धोखा नहीं दिया। विंसेंट के लिए कोई भावनाएं नहीं थी, बस बहन की आखिरी इच्छा के लिए उसे वह दिया जो उसने मांगा। लोग उसे बहनोई कहते तो मैंने टोका नहीं, क्योंकि बहन होती तो वह वही होता। अब इसका मतलब नहीं है। मेरी बेरुखी देख वह चौंक गई। उसकी आंखों में चोट की झलक दिखी। नहीं, इन 6 सालों में तुम्हारे बिना नोआ और मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं हमारे बीच की दूरियां मिटाकर तुम्हें घर वापस लाना चाहती हूँ। मुझे लगा वह मजाक कर रही है। आजादी का 10 साल इंतजार किया और अब वह चाहती है मैं वापस जाऊं। मेरे सीने से बिना रुके एक बेकाबू हंसी फूट पड़ती है। सेरेना चौंक जाती है। उसे मजाक समझ नहीं आया। मैं आंसू पोंछकर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता हूँ। सेरेना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उस शादी से निकलने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अब मेरा अपना करियर है। मैं वापस क्यों जाऊं? वहां जाकर क्या करूंगा? क्या तुम्हारे पीछे नौकरानी की तरह घूमूं? हर दिन तुम्हारे ऑफिस में सी फूड कांजी लेकर पहुंचूं जैसे कोई वफादार चपरासी? तुम्हें अपनी बहन के लिए अपराध बोध है और उसकी याद में विंसेंट का ख्याल रखना चाहती हो। ये तुम्हारे और उसकी बात है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी बहन का कोई कर्जदार नहीं हूँ। मैं विंसेंट का भी कोई कर्जदार नहीं हूँ और मैं तो तुम्हारा भी कोई कर्जदार नहीं हूँ। सेरेना अपना मुंह खोलती है। मैं दरवाजे पर पहुंचकर इसे खोलता हूँ। तेज बर्फीली हवा अंदर आती है। बाहर निकलो, दोबारा नहीं कहूंगा। वह चली गई, लेकिन थकावट के बावजूद मैं सो नहीं पाता। मैं रात भर जागकर सुबह का इंतजार करता हूँ। सुबह घिसटते हुए इंटरप्रिटेशन डिवीजन पहुंचता हूं, जहां सुपरवाइजर पहले से ही गंभीर चेहरा लिए इंतजार में थे। ईथन, तुम यहां नए हो, पर तुम्हारी लगन और क्षमता बेमिसाल है। सुग्रुप की क्लीन एनर्जी परियोजना यहां फिनलैंड में दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद लाभकारी होगी। संबंधित फिनिश अधिकारी सुश्री सू के साथ उनके घर वापस जाकर निरीक्षण करना चाहते हैं और उन्हें एक साथ जाने वाले दुभाषिए की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। इस बार घर जाने की यात्रा में तुम हमारे डिवीजन का प्रतिनिधित्व करोगे। तुम अब 6 साल से बाहर हो। इस मौके का फायदा उठाओ और अपने परिवार से फिर से जुड़ो। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, जबकि मेरा दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में चला जाता है। ये सब सेरेना की गलती है। वह आती है और सब कुछ बिखर जाता है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए खड़ा होता हूँ। मेरा वादा है, मैं इसे निभाऊंगा। उसी दोपहर मैं सेरेना और व्यापारिक दल के साथ घर की फ्लाइट लेता हूँ। पता नहीं सीटिंग किसने की है, पर सेरेना और मेरे बीच सिर्फ एक आर्म रेस्ट है। मैं कनपट्टी पर उंगलियां रख दूसरी तरफ देखने लगता हूँ। हम दोनों रात भर जागे हैं, फिर भी सेरेना पर कोई असर नहीं है। जल्द ही एक मुलायम मोटा कंबल मुझ पर डाल देते हैं। सेरेना सावधानी से हिलती है ताकि मैं जाग न जाऊं। मैं जाग रहा हूं पर उसे देखता नहीं। वह मेरा प्यार भी थी और मेरी बेड़ियां भी। तलाक के कागजों पर दस्तखत करते ही सब खत्म हो गया, पर विमान से उतरते ही मैंने उसे देखा। मेरा बेटा, जिससे अब मेरा सिर्फ खून का रिश्ता बचा है। नोआ आगमन क्षेत्र में खड़ा है। मिसेज सू का हाथ उसके हाथ में है। अब वह 9 साल का, काफी लंबा है और आंखें लाल हैं। मुझे देखते ही वह चिल्लाया, डैड। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य देखने लगे। कोई धीरे से पूछता है कि क्या हो रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बिना रुके फिनिश भाषा में जवाब देता हूँ। लगता है ये छोटा बच्चा अपने पिता को ढूंढ नहीं पा रहा है।
पास में खड़ी सेरेना चुप और स्थिर हो जाती है तो वह फिनिश समझती है। नोआ आगे आने की कोशिश करता है। मिसेज सू उसे पीछे खींच लेती है। वह बुजुर्ग महिला उसे तमाशा करने से रोककर वहां से ले जाती है। मिसेज सू यहाँ दयावश नहीं आई थी। शायद वह नोआ के जरिए मुझ पर दबाव बनाना चाहती है, पर अब मुझे उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। फिनिश प्रतिनिधिमंडल के साथ सू ग्रुप के निरीक्षण के दिन काफी आसानी से बीतते हैं। काम के मामले में सेरेना कभी गलती नहीं करती, लेकिन जैसे ही निरीक्षण समाप्त होता है वह मुझे ढूंढने आ जाती है। क्या नोआ से मिलने घर चलेंगी? वह आपको याद करता है। मुझे नहीं लगता। उसे मैं कभी पसंद नहीं था और 6 साल बाद तो और भी नहीं। वह विंसेंट को पिता मानता था। अगर बहन की इच्छा पूरी करनी है तो विंसेंट से शादी कर लो। सबको वही मिलेगा जो वे चाहते हैं और तुम्हारे होने वाले पति को भी परेशानी नहीं होगी। सेरेना थकी हुई सी एक आह भरती है। क्या हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी? मैं उसे सहजता से देखता हूँ। पसंद नहीं तो बात नहीं करेंगे। सामान समेटकर मैं अपने होटल लौट जाता हूँ। अब सू हवेली जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चला मार्को घर आ गया है। मैं उसे फोन करता हूँ। मिलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने हाथ पकड़ दियाज कर मुझे गौर से देखा और गले लगाकर कहा, यही है, तुम्हें हमेशा ऐसा ही होना चाहिए था। 6 साल अलग रहे और जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। हम गहरी बातचीत में डूबे हुए हैं जब अचानक मेरा फोन बजता है, एक अनजान स्थानीय नंबर से। मैं हिचकिचाता हूँ, फिर फोन उठाता हूँ। एक महिला की आवाज आती है, सतर्क और अनिश्चित। नमस्ते, नूह के पिता? मैं उसकी टीचर हूँ। आज स्कूल में नूह का झगड़ा हुआ था। उसकी माँ ने मुझे आपको ही कॉल करने को कहा है। मार्को चिढ़कर मुझसे फोन छीन लेता है। गलत नंबर कहकर वह फोन काट देता है। सेरेना, ये क्या है? तलाक और कस्टडी छोड़ने के बाद तुम्हें लौटे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ड्रामा शुरू हो गया। फोन फिर बजता है। मैं उठाता हूँ। इस बार टीचर की आवाज और भी अधीर है। नोआ के पिता, मुझे सच में आपकी जरूरत है कि आप जितनी जल्दी हो सके स्कूल आएं। बड़ों के बीच जो भी चल रहा हो, कृपया बच्चों पर उसका असर न होने दें। नोआ ने एक और बच्चे के सिर में चोट कर दी है। उस बच्चे के माता पिता आपसे मिलने और जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हैं। अब कुछ किया नहीं जा सकता। मार्को और मैं स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। टीचर के ऑफिस में सभी बच्चे परेशान और शर्मिंदा से बैठे हैं। हर बच्चे के साथ उसका कोई न कोई अभिभावक मौजूद है। नोआ के पीछे कोई नहीं है। घायल बच्चे के माता पिता नोआ पर बरस पड़े। इतनी जोर से मारना, क्या तुम्हारे पिता ने नहीं सिखाया कि हाथ काबू में रखो? उनके बोलते ही बाकी बच्चे हंसते हुए चिल्लाने लगे कि नोआ का कोई पिता नहीं है। नोआ की आंखें गुस्से से लाल हैं। वह कोने में फंसे भेड़िए की तरह झपटता है। साफ है कि सू परिवार ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन दूसरे बच्चे के सामने उसका अभिभावक है। नोआ मुझे दरवाजे पर देखता है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। मैं उसकी आंखों में घूमते आंसू देख सकता हूँ, लेकिन वह अपने निचले होंठ को जोर से काटता है, सिर घुमा लेता है और खुद को संभाल लेता है। मैं नोआ की जिद को नजरअंदाज करता हूँ। अंदर जाता हूँ, कमरे को शांत नजर से देखता हूँ और खुद का सीधा साधा परिचय देता हूँ। मैं नोआ का जैविक पिता हूँ। उसकी माँ और मैं तलाकशुदा हैं और उसकी कस्टडी मेरे पास नहीं है। किसी भी मुआवजे के लिए आपको उसकी माँ सेरेना सू से बात करनी होगी। नोआ अविश्वास से मेरी ओर देखता है। मैंने देखा कि उसने झट से सिर झुकाकर आंखें पोंछ लीं। ये बच्चा कभी मुझसे माँ से तलाक की भीख मांगता था, फिर अब ये आंसू क्यों? सेरेना सू का नाम सुनते ही माता पिता एक दूसरे को देखते हैं। आक्रामकता कम हो जाती है। सेरेना का नाम सालों से वित्तीय समाचारों में छाया हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो नहीं जानते कि वह कौन है। उसका नाम आते ही स्थिति सुलझ जाती है। फिर भी उसने यह भेजा। क्या उसे लगता है कि इससे मेरा पितृत्व जाग जाएगा? क्या वह भूल गई है? प्यार दोनों तरफ से कुछ मांगता है। सू मैडम से तलाक के बावजूद आपको हमें बताना होगा कि नोआ ने ऐसा क्यों किया। मैं सिर हिलाकर नोआ को देखता हूँ। तुमने लड़ाई क्यों की? नोआ गर्दन अकड़ाकर चुप रहता है। ठीक है, अपनी माँ का इंतजार करो, मेरे पास और भी काम है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही नोआ किसी सताए हुए जानवर की तरह भड़क उठता है। वो बोले, मेरा कोई पापा नहीं है। मम्मी विंसेंट से शादी कर लो, वो मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे। नफरत है तुमसे। मैं उसके बोलने का इंतजार करता हूँ, फिर एक भौं उठा देता हूँ। जब मैं और तुम्हारी माँ साथ थे और तुम विंसेंट को पापा बनाना चाहते थे, तब तुम्हारा चिल्लाना जायज था, पर अब हमारा तलाक हो चुका है। नया बाप चाहिए तो खुद ढूंढ लो। कमरे में मौजूद माता पिता फुसफुसाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। छोटे बच्चे ने माता पिता को अलग कर दिया, इसलिए पिता उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते। विंसेंट अक्सर सुश्री सू के साथ कार्यक्रमों में दिखता है। मुझे लगा वो पति है, पर नूह संवेदनशील है। वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दरवाजे की ओर भागता है। वो मुश्किल से कुछ कदम ही चलता है कि रुक जाता है। सेरेना अपने दल के साथ अंदर आती है। चेहरे पर कोई भाव नहीं। उनकी मौजूदगी गलियारे पर भारी है। उनके दफ्तर में आते ही कमरा छोटा लगने लगा। उनकी नजर सब पर पड़ती है। क्या हुआ? हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। कोई कुछ नहीं बोलता। नूह भी डरा हुआ है। मैं उन्हें बेरुखी से देखता हूँ। अच्छा, तुम आ गए। अभिभावक होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जा रही हूँ। उनके पुकारने पर भी मैं मुड़कर नहीं देखता। मेरे लौटते ही मार्को गुस्सा है। वो कृतज्ञ। तुम्हें कष्ट नहीं करना था।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे जाते ही वो जिद करने लगा कि विंसेंट उसके पापा बने। सेरेना ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। वो घर छोड़ने की धमकी देकर भागा और अगवा होते बचा। विंसेंट ने उसे वापस लाने में जान लगा दी और वे मिल गए। मार्को और मैं सीधे बार चले गए और स्कूल की बात भूल गए। हैरानी की बात है, जब हम बार से बाहर आए, सेरेना और नोआ हमारा इंतजार कर रहे थे। वो नोआ का हाथ पकड़े हुए है। पता नहीं वे कब से बाहर थे। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। ईथन, चलो बात करते हैं। सेरेना बिना अपनी पसंद की चीज पाए कभी हार नहीं मानती। बिना देर किए मैंने मार्को को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और सेरेना और नोआ के साथ कार में बैठ गया। नोआ आगे बैठ गया, सेरेना और मैं पीछे बैठते हैं। कार के अंदर सन्नाटा इतना घना है कि ऐसा लगता है जैसे हम सबकी निगलने की आवाज भी सुनाई दे रही हो। कार एक रेस्तरां के सामने रुकती है। वेटर दरवाजा खोलता है। सेरेना पहले पहुंचती है। मैं उसका हाथ अनदेखा कर खुद बाहर निकल जाता हूँ। ये वही रेस्तरां है जो 6 साल पहले जन्मदिन के लिए बुक किया था। 6 साल पहले मैंने सेरेना से संपर्क कर अपना जन्मदिन साथ मनाने को कहा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने विंसेंट के लिए रेस्तरां बुक किया और मुझे खाना तक नहीं मिला। 6 साल बाद अब वो फिर इसे बुक कर रही है मेरे लिए। बस अफसोस की बात यह है कि अब मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं रही। मैं बैठ जाता हूँ और सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। जो कहना है कहो, लेकिन मैं 2 बातें पहले ही साफ कर दूंगा। न तो कस्टडी ट्रांसफर होगी और न ही सुलह। सेरेना की भौहें सिकुड़ी। वह कुछ कहना चाहते हुए रुकी। नोआ मुझे घूरता है, आंखें खतरनाक लाल हैं। लेकिन अब मैं वह आदमी नहीं रहा जो उसकी रोने पर सारी रात उसे चुप कराता था। आखिरकार सेरेना पहले बोलती है, अगर तुम्हें मुझसे पसंद नहीं था तो शुरुआत में मुझसे शादी क्यों की थी? मैं हमेशा मानती थी कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। तुम सुपरिवार के लिए आदर्श जोड़ी थे। उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द झलकता है, पर मैं उस खौफनाक याद में खो गया हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बचपन से क्लास टॉपर रहे इंसान को पढ़ाई से प्यार होगा? 16 की उम्र से ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे सुपरिवार का दामाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, पर मैंने विरोध किया। मैंने बगावत की। मैंने विरोध में एक रिश्ता शुरू किया और फिर मुझे अनुशासन संस्थान भेज दिया गया और हमारी शादी तक मुझे बाहर नहीं आने दिया गया। मैं आज भी उस समय के बारे में सोच नहीं पाता। इसीलिए मैं कभी तुम्हारा पति नहीं बनना चाहता था, न तब और न अब। मैंने कभी खुद को इसकी कल्पना करने दी थी, एक असली शादी, एक असली परिवार। लेकिन तुम सबने अपने ही हाथों से उसे तोड़ दिया और इससे मुझे एक बात साफ हो गई। सुपरिवार एक पिंजरा है, ऐसा पिंजरा जिसमें अगर मैं रहता तो धीरे धीरे मर जाता। अब मेरी एक नई जिंदगी है। तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। रही बात इस रेस्टोरेंट की, 6 साल पहले उस रात मैं यहाँ से पेट में मरोड़ लिए निकला था। दोनों को जवाब दिए बिना बैग उठा बाहर निकल गया। दरवाजे पर उसकी आवाज आई, मुझे नहीं पता था तुमने ये सब झेला, पर क्या कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं थीं? अगर ये सच है तो क्या फिर से शुरू करने की कोई संभावना है? क्या सबसे छोटी सी भी संभावना है? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता और नहीं जवाब देता हूँ। अगली दोपहर मेरे लापता पिता अचानक दरवाजे पर आ गए। उनके चेहरे पर माफी और खुशामद भरी एक बनावटी मुस्कान थी। इतने साल कहाँ थे? घर फोन क्यों नहीं किया? उनकी कनपटियों की सफेदी देख मैं कुछ अनाम सा महसूस करता हूँ। वो ताकतवर आदमी आज सिर झुकाए खददा है, जैसे मुझे कुचलने वाली वो शक्ति कभी अजेय थी ही नहीं। मिस्टर गू, साफ कहिए, बात मत घुमाइए। उन्हें ऐसे लहजे की उम्मीद न थी। उनकी मुस्कान फीकी पड्डी एच गई। तुम्हारे पिता का कोई खास इरादा नहीं है, बस चाहते हैं कि तुम घर आकर खाना खा लो। मिस सू ने हाल ही में हमारे परिवार की काफी मदद की है। साफ दिख रहा है कि वो अब भी तुम्हें पसंद करती है। तुमने बिना परिवार से सलाह किए ही तलाक ले लिया था। अब जब तुम वापस आ गए हो तो क्यों ना दोनों परिवार साथ बैठकर इस बारे में बात करें। 16 की उम्र से ही आपका रिश्ता सू से तय था। मेरी मुस्कान फीकी पड्डी एच गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं और सेरेना फिर शादी कर लें? डेरेक सिर हिलाता है और उसकी आंखों में फिर वही गणना दिखी। मैं बिना किसी गर्माहट के हंसा। सू परिवार ने इस बार क्या वादा किया? कोई व्यापारिक सौदा, कोई प्रोजेक्ट? अगर गू परिवार सिर्फ अपने बेटे को बेचकर ही जिंदा रह सकता है तो बेहतर है कि दिवालिया हो जाएं और सब खत्म कर दें। ये शब्द बिना किसी दया के गिरते हैं। बाहर रहकर अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बड़े हो गए हो। क्या अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? अगर किसी ने सेरेना को यह न बताया होता कि मैंने तुम्हें उस संस्था में भेजा है तो वह रातों रात हमारे परिवार से अपनी निवेश नहीं निकालती और गू ग्रुप की कीमत आधी नहीं हो जाती। आज चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा उससे मिलने के लिए। वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए बढ़ता है। मैं हाथ छुड़ाकर साथ चलने को तैयार हूँ। गू परिवार का यह सड़ता बोझ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। 1 घंटे बाद सू परिवार की हवेली में मैं रिसेप्शन रूम में सेरेना को फिर से देखता हूँ। नुआ उसके बगल में बैठा है। मैं दोनों में से किसी को भी तवज्जो नहीं देता। मैं एक सीट ढूंढता हूँ और बैठ जाता हूँ। सेरेना कुछ पल लेती है, फिर बोलना शुरू करती है। इथन, आज मैं तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्यों हो। बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने न आओ। सेरेना की आंखें पल भर को बुझ गईं। वह धीरे से सांस छोड़कर बोली, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रही, मैं बस। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। इस बार डेरेक बीच में टोकता है। डेरेक मेज पर प्रीमियम शराब रखकर मुस्कुराते हुए सेरेना और नोआ की मेजबानी करता है। कृपया खुद ही लें। इथन, हमेशा मुश्किल था, पर मैंने उससे बात की है। वह इस बार आपके साथ सुलह करने वापस आया है। आइए कोई शुभ तारीख चुनते हैं और एक सही समारोह आयोजित करते हैं। वह सेरेना का गिलास भरते हुए चापलूसी करता है।
उसकी नजरों में मैं हमेशा एक सहायक रही हूँ, लेन देन का एक साधन। कभी भी किसी भी हालत में अपनी खुद की एक इंसान नहीं। लेकिन जवाब सेरेना नहीं देती। गू एस्टेट के मुख्य दरवाजे जोर से खुलते हैं। कई गार्ड अंदर आते हैं और उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी आधिकारिक जैकेट पहने चलता है। हम किस युग में जी रहे हैं, ऐसा क्या सोचते हैं? अरेंज्ड मैरिज और मेरी डिवीजन से लोगों को छीनना भी कम नहीं। कमरा एक पल में ठंडा हो जाता है। डेरेक आगे बढ़ता है। सर, ये सम्मान हमें किस वजह से मिला? बूढ़ा आदमी तीखा हंसता है और उसकी निगाहें बर्फ सी ठंडी हैं। अरेंज्ड मैरिज 1950 में समाप्त कर दी गई थी। फिर भी आज आपने मेरी डिवीजन के एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ घसीट लाए। ये उसके लिए अपमान है, कानून के लिए चुनौती है और हमें फिर से अंधकार युग में ले जाने जैसा है। सिर्फ 2 वाक्य। डेरेक स्तब्ध है और वो जो मुझे नौकर समझता था, मंत्री को देखता रह गया। डिवीजन सहयोगी से आपका क्या मतलब है? ये एक पारिवारिक डिनर है। यहाँ किसी भी राजनयिक कार्यालय का कोई व्यक्ति नहीं है। शायद आपको गलतफहमी हुई है। मंत्री उसे अनसुना कर मुस्कुराकर मेरी ओर मुड़े। एथन, इधर आओ। डेरेक ने देखा कि बूढ़ा उसे देख रहा है। सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा तो कभी विश्वविद्यालय की डिग्री भी पूरी नहीं कर पाया। वह राजनयिक सेवा में कैसे हो सकता है? उसने पहले परेशानी की थी और भाग गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बात पूरी नहीं कर पाता। दोनों तरफ खड़े गार्ड आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सबकी हैरानी के बीच मैं उठकर मंत्री के पास जाता हूँ। सर, आपको हुई इस परेशानी और यहाँ तक बुलाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डेरेक को ले जाने से पहले मैं जल्दी से एक संदेश अपने साथ सेवा में काम करने वाले मार्को को भेजता हूँ। यह व्यक्ति मंत्री हैं, जो घरेलू राजनयिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। करियर के शुरू में मैं उनसे एक बार मिला था। मंत्री इसे अनदेखा करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ युवा, पंचभाषी और काम में माहिर हैं। मैं आपकी छुट्टी कम कर रहा हूँ। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं। मैं वापस जाने को तैयार था। मंत्री के सिर हिलाते ही एक सरकारी गाड़ी और पुलिस वाहन गू एस्टेट के गेट से गुजरे। मैं मंत्री को कार की पिछली सीट पर बैठाता हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ। पुलिस वाहनों से अधिकारी एक एक करके आगे आते हैं और अपने बैज दिखाते हैं। हमारी जांच के आधार पर जिस संस्था में आपने पहले एथन गू को भेजा था, उसमें गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं। हमें आपको पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना होगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। आप मुझे किस आधार पर ले जा रहे हैं? डेरेक कड़ा विरोध करता है, पर कोई नहीं सुनता। सब बिना औपचारिकता खत्म हो जाता है। मैं कार में बैठ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। डैड, मेरे हाथ कार के दरवाजे पर कस गए। मंत्री मुड़कर सिर हिलाते हैं। एक राजनयिक का जीवन अलग होता है। सालों तक विदेश में तैनात रहना, परिवार से शायद ही मिलना। कुछ बातें जल्द सुलझना ही बेहतर है, कहकर मंत्री कार में बैठकर चले गए। मैंने मुड़कर सेरेना और नोआ को देखा। नोआ ने सेरेना का हाथ कसकर थाम रखा है। उसकी आंखें डबडबाई हैं। वो सिर पीछे झुकाए, जबड़े भींचे, आंसू रोकने की कोशिश में है। क्या आप अब मेरे डैड नहीं रहना चाहते? क्या आप मुझे नहीं चाहते? नोआ होंठ काटते हुए बोलने की कोशिश करता है। पिछले सालों में हम दोनों ने आपको बहुत याद किया है। उन्हें स्टडी में आपकी फोटो निहारते देखता रहता हूँ। पुरानी बातों के लिए नासमझ था, मुझे माफ कर दें। उसे देख भीतर दर्द होता है।